गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लास्ट क्लास में इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर लोक व्यय के प्रभाव का उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव हमने चर्चा करी थी। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण पर लोक व्यय के प्रभाव। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक मुख्य उद्देश्य ये फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीतियों को सम्मिलित करते हुए ये होता है कि प्राय हर एक देश में यही है कि आय एवं धन की जो असमानता होती है लोगों में, उसको किस प्रकार से कम किया जाए। इसमें मुख्य भूमिका आपकी टैक्सेशन, कराधान एवं लोक व्यय, सार्वजनिक व्यय अदा करती है। अनेक देशों में ये जो असमानता होती है उसके कारण जो आंतरिक शांति है वह कभी कभी भंग हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के हाथों में बहुत अधिक धन व आय होती है और अधिकांश जो पॉपुलेशन है, अधिकांश जो जनसंख्या है, उनके पास आय व धन की कमी रह जाती है। इस प्रकार तनाव सामाजिक जीवन में बढ़ता रहता है और देखा गया है आर्थिक दृष्टि से आर्थिक कार्य करने में कभी कभी व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का वितरण पर प्रभाव इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सार्वजनिक व्यय धन की समान एवं न्यायपूर्ण वितरण के लिए सरकार के हाथों का एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। इसमें धन एवं आय को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। न्यायपूर्ण वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। किस प्रकार से लोगों के हाथों में धन दिया जाए या धन का वितरण किया जाए ताकि अलग अलग वर्गों में आय व धन की जो असमानता है वह कम हो पाए, इसके लिए सार्वजनिक व्यय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल, जिसको हम शक्तिशाली अस्त्र कह रहे हैं, वह सामने उभर के आता है। सरकारी आय, जिसको हम कराधान भी कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी आय का मुख्य जो स्रोत होता है वो क्या होता है? टैक्सेशन या कराधान। और सरकारी व्यय आय की विषमताओं को दूर करने में एक दूसरे के पूरक हैं। राजकोषीय नीति का इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकारी गतिविधियों पर सार्वजनिक व्यय निर्धन के आय में वृद्धि करता है। इस प्रकार के सार्वजनिक व्यय किया जाना चाहिए, परंतु आय अथवा धन के पूर्ण वितरण के कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि बचत एवं निवेश पर प्रभाव इनके मुख्य होते हैं। जैसे अगर अधिक आय वर्ग के लोगों पर अत्यधिक कराधान लगा दिया जाता है तो उनका आय का एक बड़ा हिस्सा किसके रूप में चला जाता है? करों के रूप में चला जाता है। तो उनकी जो बचत, निवेश या उत्पादन करने की जो इच्छा होती है वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट है, जो वितरण करने का जो भाग है, वह कभी कभी उत्पादन करने के भाग का जो प्रभाव है उसमें गतिरोध पैदा कर सकता है। उच्च आय वर्ग के लोगों को
लोगों पर अत्यधिक कर लगाकर अगर निर्धन वर्ग के लोगों पे वो आय व धन बांटा जाए तो उनके लिए, जो अधिक आय वाले लोग हैं, उनके लिए बचत, निवेश एवं उत्पादन करने की जो इच्छा है वो साधारणतः कम हो सकता है। तो कॉक्सवेल एक कमेटी गठित की गई थी बहुत पहले, उनका यही मानना है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का उत्पादन एवं वितरण में एक विरोधाभास इस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है कि अत्यधिक पुनर्वितरण अगर हम धन का करें तो अधिक आय वर्ग के लोग जो कि साधारणतः निवेश करने में विश्वास रखते हैं जिससे वो प्रॉफिट कमा पाए, मुनाफा या लाभ कमा पाए, उनकी बचत एवं निवेश करने की जो इच्छा होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक व्यय का वितरण पर जो प्रभाव होता है वो सार्वजनिक व्यय के प्रकार पर भी निर्भर करता है। तो देखिए आप, सार्वजनिक व्यय के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के सार्वजनिक व्यय हैं को हमने मतलब वर्गीकरण किया है। अवरोही या प्रतिगामी व्यय, जिसको हम रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर कहते हैं। अनुपाती या प्रोपोर्शनल व्यय एवं आरोही अथवा प्रोग्रेसिव व्यय। डाल्टन का ये मानना है, आप थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए, जो हमने शुरू में मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था, उनका ये मानना है डाल्टन का कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्राप्त किया जाए। तो सार्वजनिक व्यय के जो प्रकार होते हैं, चाहे वो अवरोही हो, अनुपाती हो या आरोही हो, उनके लिए दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्राप्त हो किसी भी सरकारी व्यय से या सरकारी खर्चे से। तो आप देखिए, आप डेफिनेशन देख लीजिए, अवरोही, अनुपाती एवं आरोही व्यय का क्या हो सकता है। अवरोही व्यय वह व्यय जो कि कम आय वर्ग को कम लाभ पहुंचाती है और उच्च आय वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाती है, इस प्रकार के व्यय को क्या कहेंगे हम, अवरोही, रिग्रेसिव, जो उद्देश्य को पीछे की ओर धकेल देता है, इस प्रकार के व्यय होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे सरकार क्या लेती है, पब्लिक डेट, लोग ऋण लेके कभी कभी उनके जब आगाम जो होती है रेवेन्यू या राजस्व जो होती है वो खर्चे से व्यय से ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो सरकार पब्लिक डेट लेती है, लोक ऋण लेती है। लोक ऋण कौन दे सकते हैं, लोक ऋण अधिक आय वाले लोग ही दे सकते हैं, तो उन पर क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। ठीक है, उनके जो पेमेंट होते हैं वह लगभग तय होता है, क्योंकि सरकार डिफॉल्ट जरूर कर सकती है लेकिन सरकार कभी खत्म नहीं होती। इस प्रकार से इन प्रकार की जो ऋण होती है, इनकी सर्विसिंग जो होती है, सेवा जो होती है, वो निरंतर चलती जाती है। दूसरे तरफ आप देखेंगे तो उच्च या अधिक आय वर्ग के जो अफसर होते हैं, कौन से सरकारी अफसर होते हैं, उनके लिए जो हाउसिंग होती है, हाउसिंग को क्या कहेंगे हम, घर, मकान की उपलब्धता छोटे आय वर्ग जैसे सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी के मुकाबले में अधिक पाई जाती है। तो ये सब क्या करती है, ये सब धन व आय की जो असमानताएं हैं इनको बढ़ाती है, ना कि कम करती है। तो इस प्रकार के जो व्यय होते हैं, सार्वजनिक व्यय कतई लाभदायक नहीं होते। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अनुपाती व्यय क्या होती है। यदि विभिन्न वर्गों को उनकी आय के अनुपात में ही सार्वजनिक व्यय से लाभ प्राप्त होता है तो इस प्रकार के व्यय को हम क्या कहेंगे, अनुपाती व्यय। देखिए फॉर एग्जाम्पल,
अगर समस्त राज्य या सरकारी कर्मचारियों को 1% वेतन कटौती करके मकान उपलब्ध करा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपके अनुपाती व्यय। ये अवरोही व्यय से तो अच्छा है, लेकिन जो प्रिंसिपल है, जो जिस मानक को लेके आप या उद्देश्य को लेके आप सार्वजनिक व्यय करते हैं, उसको शायद ये भी पूरा नहीं कर पाए। थर्ड जो है वो है प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर मतलब आरोही व्यय। किसी वर्ग की आय जितनी कम है, सार्वजनिक व्यय से होने वाले लाभ का अनुपात यदि उतना ही अधिक मिलता है तो उसे आरोही, इसको एक और वर्ड दिया गया प्रगतिशील व्यय कहेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लास के शुरुआत में ही आपको समझाया था कि आरोही या प्रोग्रेसिव व्यय से ही जो विषमताएं होती है, जो असमानताएं होती है आय व धन की किसी भी अर्थव्यवस्था में अलग अलग वर्गों में, लोगों के वर्गों में, वह साफ साफ दिखता है कि आरोही व्यय से ही कम किया जा सकता है। ये हर एक सरकार के, चाहे किसी भी देश का सरकार हो, यही उद्देश्य हमेशा रहता है। लेकिन इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा विरोधाभास होती है। उत्पादन पर प्रभाव इससे नेगेटिव या ऋणात्मक पड़ सकती है, और वितरण पर प्रभाव इससे क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक प्राप्त होती है। लेकिन एक चीज देखिए आप, इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस रखना पड़ता है। इससे क्या होता है कि कुछ इस प्रकार की अति आवश्यक कार्य जो होती हैं, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा, जो कि जीवन निर्वाह करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक शिक्षा, ये अगर कम आय वर्ग के लोगों को फ्री में, मुफ्त या फिर कम फीस अदा करके दी जाती है, तो उनकी जो कार्य या उत्पादक शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के जो सरकारी खर्च होते हैं वह हमेशा ही पॉजिटिव या बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है, और ये आरोही व्यय में ही माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से अपादान वाली जो सेवाएं हैं वो अधिक आय वाले वर्गों के लोगों को नहीं दिया जाता है। तो डाल्टन का सिर्फ यही मानना है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए ही सार्वजनिक व्यय किया जाना चाहिए, और उसी से जो मुख्य उद्देश्य होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, जिससे कि समाज में या देश में या अर्थव्यवस्था में जो विषमताएं होती है अलग अलग वर्गों में, किसकी, धन व आय की, उसमें कमी ला सके। तो दो प्रकार के आरोही व्यय का वर्गीकरण किया गया है। एक तो नगद भुगतान, जिसको हम कैश ग्रांट्स कहते हैं, या नगद अनुदान। इसमें क्या होता है, आय का पुनर्वितरण हो जाता है। एक जगह आप टैक्स लगा देते हैं, दूसरी जगह उस टैक्स के से प्राप्त जो राजस्व है उसको आप सरकारी व्यय कर देते हैं। तो ये तो कैश ग्रांट्स हो गया है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि सर्वाधिक रूप से किया जाना चाहिए, निःशुल्क या सस्ता या सस्ती सेवाओं का या वस्तुओं का वितरण। इसमें क्या होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, मतलब निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे चिकित्सा, शिक्षा मुख्य रूप से, और भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, हाउसिंग हो सकती हैं, आपके घर आवंटन भी हो सकती हैं। लेकिन इनसे क्या होता है, कम पैसों पे या कभी कभी फ्री में उन आय वर्गों को सुविधाएं या वस्तुएं प्रदान की जा सकती है जिनकी आय कम हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आजकल आप पेपर में खूब पढ़ रहे होंगे, जो कोविड-19 है, कोरोना की जो पैंडेमिक चल रही है, उसके लिए वैक्सीन
का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है बहुत जल्द, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में, अमेरिका में, रशिया में वैक्सीन लगने लग गए हैं, वैसे ही भारतवर्ष में भी वैक्सीन लगाया जाएगा। तो वैक्सीन की एक कीमत होती है। अगर निर्धन वर्ग के या बहुत कम आय वर्ग के लोगों से भी वैक्सीन लगाने की जो सेवा है, उसके लिए जो मार्केट की जो कीमत होती है, बाजार की जो कीमत होती है, वह अदा कर लिया जाए तो उनकी क्या होगी, क्रय शक्ति कम हो जाएगी। अगर उनको ये चीज फ्री में दिया जाए तो उनकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। तो कोशिश यही किया जा रहा है, जैसे कि आपको मालूम है, कि निर्धन वर्ग के लोगों को या तो सस्ती वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए या फिर निशुल्क उनको वैक्सीन लगवाया जाए। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, आरोही सार्वजनिक व्यय हो गया। तो प्रिंसिपल में आप देखिए, प्राथमिकता क्या होती है सरकार की, आय व धन की असमानताओं या विषमताओं को कम करना। ये किस प्रकार से वितरण से, किसकी वितरण, सार्वजनिक व्यय के कारण जो वितरण में जो प्रभाव पड़ते हैं उससे हम कम कर सकते हैं। तो ये सार्वजनिक व्यय का जो अध्याय है ये यहीं पे खत्म होता है। अगले क्लासेस से हम राजस्व, जिसको हम पब्लिक रेवेन्यू या सार्वजनिक आय कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको ध्यान है कि राजस्व का मुख्य अंश क्या है, टैक्सेशन। टैक्सेशन जो प्राप्त टैक्सेशन के कारण जो प्राप्त राजस्व होती है वह एक मुख्य भाग होता है कुल सार्वजनिक राजस्व का। और टैक्सेशन में आप मालूम है आपको, दो प्रकार के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष या अप्रत्यक्ष करों में एक मुख्य चेंज, बदलाव किया गया है टैक्स आर्किटेक्चर में, टैक्स के नक्शा में, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। तो राजस्व जब मैं पढ़ाऊंगा उसके इनिशियल पार्ट को कवर करने के बाद जीएसटी का मैं एक चैप्टर लूँगा, जिससे कि एमए के आप स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, आपको ये मालूम पड़ जाए, इसके एप्लीकेशन का नहीं, जीएसटी कैसे वसूला जा रहा है, उसके लिए किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स तय किया जा रहा है, क्या क्या उसमें मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन प्रिंसिपल जीएसटी का क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, मूल्यवर्धन टैक्स होता है। इन सब चीज़ों के बारे में एक अलग अध्याय में आपको मैं पढ़ाऊंगा जीएसटी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, ज़्यादा घरों में रहिए और मास्क पहन के ही बाहर जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।